संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता चल रहा है और हंगामा भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये पहला सत्र है जिसमें सत्ता पक्ष भी खुश है क्योंकि उसके सारे बिल पास हो रहे हैं हंगामे ही सही। विपक्ष भी खुश है क्योंकि रोज प्रदर्शन कर रहा है और मीडिया में रोज उसकी आवाज सुनाई दे रही है। किसी ने कहा था ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। तो हमारे साथ पार्लियामेंट कवर करने वाले अमित पांडे जी हैं, इनसे ऐसी बात करेंगे जो खामोशी से अच्छी हो। पल्लवी घोष जी हैं, इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर बहुत हाइपर एक्टिव हैं। और शालिंदर वांगू जी हैं, ये विदेश मामलों के हमारे विशेषज्ञ हैं। तो बात शुरू करते हैं बांकीपुर से, और बांकीपुर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चल रहा था उसको बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने पकड़ा है। एक छोटी सी विधानसभा है, कोई बहुत बड़ा इसका इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी कहने के लिए सही। अपोजिशन कह तो रहा है ना कि भाई सारा जग जीत के आप अध्यक्ष के घर में हार गए। पांडे जी कैसे हो गया ये? बहुत बड़ा ये जो पार्टी के लिए एक ये लेसन है और पार्टी खुद इसको अपने लिए बहुत अंतरात्मा पुनर्समीक्षा का विषय मान रही है। बांकीपुर घटना के बाद 3 से 4 बैठकें एकदम गहन स्तर पर उसी रात से शुरू हो चुकी है अरुण। और दूसरी चीज यहाँ पर खुद पीएम और गृह मंत्री ने इन सारे सिलसिलेवार तरीके से सारे जोन की स्पेसिफिकली बांकीपुर विधानसभा सीट की जानकारी ली है। फीडबैक पहुंच चुका है एनडीए पार्टनर से। क्यों मैं ये कह रहा हूं, अगले दिन नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी और काफी देर तक ये मुलाकात संसद भवन में रिजल्ट के बाद थी। और आपने बांकीपुर कहा, बांकीपुर के साथ साथ दतिया, उसकी भी समीक्षा है। एमपी सीएम और नरोत्तम मिश्रा दोनों अपना ब्यौरा दे चुके हैं। पल्लवी जी, एक चीज मुझे ये पूछना था आपसे कि बीजेपी तो जानी जाती थी परफेक्ट प्लानिंग के लिए। बांकीपुर में पहले एक कैंडिडेट दिया, फिर उसको आनंद फानंद में वापस लिया, फिर दूसरा कैंडिडेट दिया, वो सिंक नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है क्या बीजेपी, चाहे आप नरोत्तम मिश्रा की बात करो, उनको समय रहते नहीं मना पाए, आप वहां पे कैंडिडेट बदल दिया, ये भांपने में कहीं कोई आपको लग रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल, देखिए पूरा फोकस शायद उनका इस बात पे था कि कैसे हम आरजेडी को हराएं। कभी भूल ही गए कि प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हम अगर सच बात बताऊं ना, बहुत लोगों ने पीके को अंडर एस्टिमेट नहीं मान रहा था कोई, किसी ने मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो बंदा जीत भी सकता है। तो एक वो आपने गलती कर दी। दूसरा इनफाइटिंग, जो हाल कांग्रेस का अक्सर होता है वो हाल इस बार बीजेपी का था। इतना इनफाइटिंग था कि उसके बाद बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि आरजेडी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ना कांग्रेस को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि हराया उसी पीके ने। तो उनको भी थोड़ा सा अलर्ट होना है कि ऐसा बंदा जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है कि पार्टी कहीं है, इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है, वो जीत के आए हैं। तो रणनीति दोनों को तय करनी है। ज्यादा चिंता तो ऑफकोर्स बीजेपी को करनी है। कुछ क्षण तो उनको मिलते हैं कभी कभी खुश होने के। पल्लवी जी, खुश होने दीजिए, दूसरे की जीत में ही खुश होने दीजिए। अपने दुश्मन की हार में ज्यादा खुश होने का बनता है। तो वही है ना भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो प्रशांत किशोर हो सकता है दोस्त मान लिया इन्होंने। प्रशांत किशोर एक समय पे दोस्त भी तो था इन्होंने। अरे दोस्त क्या था, वो तो सब कुछ था। वो तो पार्टी ही लगभग टेक ओवर करने के चक्कर में थे। वो तो चाहते थे कि मुझे महासचिव बना दिया जाए और मुझे सारा अधिकार दे दिया जाए, नियुक्ति भी मैं करूं, रिकमेंडेशन मेरी हो, कैंडिडेट भी मैं सेलेक्ट करूं। वो तो आखिर में बात बिगड़ गई। नहीं तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ वो बहुत पूरी बात हो चुकी थी। प्रियंका को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और अभी भी कहते हैं। मुझे भी एक बार इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता था कि उनको चेहरा बना दिया जाता अगर उत्तर प्रदेश का, तो यूपीए की लड़के की जरूरत ही नहीं थी। वो अकेले वो संभाल भी लेती और जीत भी जाती कांग्रेस। क्या कह रहे थे? ये आपने जो खामोशी कहा, ये हो चुका है, बहुत बड़ा इवेंट 3 अगस्त को हो चुका है और खामोशी है। लेकिन खामोश पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसने अभी कम हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन पर्दे के पीछे अब इसको इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, अब जो खामोशी शब्द का इस्तेमाल आपने किया ना, मैंने किया ना, अब उसी से चलते हैं जरा शालिंदर की तरफ। क्योंकि एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो खामोश रहता ही नहीं। शाम को बोलेगा डील डन और मुझ खुल रहा है, सही में। रात में सो के सवेरे उठो डील कैंसिल, हमला हो रहा है। भाई ये ट्रम्प साहब, आप लोग जैसे लोग सो भी पाते होंगे क्योंकि दिन में यहाँ को संभालो, रात को अमेरिका। हाउ डू यू कोप अप विद दिस? कैसे करते हो? डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि देखिए दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है और खत्म होते होते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। लेकिन अगर ये पता चले कि ट्रम्प कुछ एड्रेस करने वाला तो आपको फिर आपकी रात लंबी नींद ही नहीं लगी। लेकिन देखिए पिछले कुछ टाइम से जो हम देख पा रहे हैं कि जब से पहले ये डील अनाउंस हुई, कहा कि वॉर नहीं होगा, एग्रीमेंट साइन हुआ फ्रांस में जब ट्रम्प थे और पेजेशियन के साथ वर्चुअल डील साइन हुई, तब उसके बाद ये लगा कि ये स्कर्मिशेस चल रहे हैं।
हैं। ये मतलब वो एक हरकत होगी, उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये लार्ज स्केल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो रिडंडेंट है, वो रिपीट हो रहे हैं अपने आप में। तो ट्रम्प जो कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि डील बहुत जल्दी हो सकती है, कल जो लेटेस्ट उन्होंने बहुत जल्दी, वेरी सून इट विल बी डन। तो ये डील कहां पहुंच रही है, किससे बातचीत हो रही है, पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि पिछले करीब करीब एक हफ्ता 10 दिनों से कोई ऐसा बड़ा मेजर कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि बार बार कहा जाता है कि ट्रंप लौटेंगे युद्ध की तरफ, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, वो ट्रंप भी शायद नहीं जानते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आपने देखा होगा कि ट्रंप और हेगसेथ, जो पीट हेगसेथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बीच में काफी कहा सुनी हुई है एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि जो उनके पास मिसाइल्स थी उसका स्टॉक खत्म हो गया, जिसको लेके ट्रंप ने खूब लताड़ा है, जिसके ये भी कहा जा रहा है कि ये रीजन है इस वॉर के थमने का, क्योंकि मिसाइल खत्म हो गई थी अमेरिका के पास, जिसके बाद ट्रंप ने कहा सुनी हुई है हेगसेथ के साथ में। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से भी और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से भी इस खबर को फेक न्यूज बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर दोबारा शुरू होने के इम्कान फिलहाल, मतलब चांसेस जो है वो फिलहाल नजर नहीं आते। एक आपसे सवाल ये पूछना था मुझे कि ये डिप्लोमेसी जो है, इसको कहते थे बहुत ही संजीदा लोगों का काम है, बहुत ही सीरियस लोगों का काम है। ट्रंप ने तो इसको मजाक का विषय बना दिया है, किसी बात पे न टिकते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, वो मेलोनी को पता नहीं क्या उन्होंने बोल दिया, वो नाराज उधर हैं। तो ये आपको लगता है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं या डिप्लोमेट्स आपको मिलते हैं, क्या ट्रंप ने डिप्लोमेसी को थोड़ा रिड्यूस किया, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ट्रंप ने रिड्यूस नहीं किया, उन्होंने एक्सपोज किया है एक तरह से। अच्छा। कि जो कन्वर्सेशंस बिहाइंड द कर्टन्स होती थी वो एकदम सामने से ले आए। और हमने ये भी देखा है कि एक कन्वर्सेशन था जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको एक मैसेज भेजा था, उसका स्क्रीनशॉट लगा के वो पोस्ट करते हैं ट्रूथ सोशल पे। तो ये जो सीक्रेसी रहती है डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लगातार अपने स्टेप्स ले रहा है। हुर्मुज की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, अमेरिका, इजराइल, सबके साथ बातचीत चल रही है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी किसी दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान को छोड़ के ओपनली। लेकिन ऐसे में जो ट्रंप का रवैया है, ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि ट्रंप से डील कैसे करना है। और ट्रंप को अगर कोई खुश करता है तो हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खुश करता है, अगर शहबाज शरीफ कोई बात तारीफ कर देते हैं, आसिम मुनीर कुछ कह देते हैं, तो ट्रंप बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई देखिए पाकिस्तान जैसा मुल्क मेरी तारीफ, बार बार उनको कोट भी करते हैं कि इन्होंने कहा कि वॉर रुकवा दी तो कई लोगों के इसमें जान बची है। तो ट्रंप का जो तरीका है डिप्लोमेसी का, वो बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं है। पहले तो इट्स मोर ऑफ अ शो ऑफ, और जो एक ग्लैमर जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ही बहुत पावरफुल कंट्री। लेकिन असल में जो पर्दे के पीछे से निकल कर आते हैं, तो साफ है कि ईरान ने जिस तरह से डील किया इस बार अमेरिका के साथ में, वो शायद अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि ईरान का कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, जो जवाब रहा है ईरान का इस पूरे वॉर के अंदर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका एज द लार्जेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर सामने आया ईरान के। अब विदेश से जरा देश वापस लौटते हैं, क्योंकि संसद चली रही है अभी। पल्लवी जी, ये और अमित पांडे संसद की जरा बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये आपने क्या देखा था, या आपने, पल्लवी दोनों से जवाब चाह रहा हूं, 12 साल हो गए मुझे लगता है सरकार के बने, राहुल गांधी को नेता विपक्ष बने भी 2 साल तो हो ही गए। कभी सरकार का कोई मंत्री नेता विपक्ष के तौर पर जो उनको कमरा अलॉट है संसद के अंदर, किसी को जाते हुए उसमें देखा था? मैंने तो अपनी आंख से पहली बार देखा, हो सकता है कि मैं नहीं देख पाया हूं। उनके कमरे में जो 41 कमरा नंबर है उनका, उसमें आपने देखा दोनों में से किसी ने जाते हुए किसी को? किरण रिजिजू को तो मैंने देखा था। देखिए, मैं इसको करता हूँ, मैं इस शेड से शुरू कर, हमने जो पर्दा तुझे माहिज़बी देख लिया, अपना पर्दा कि पर्दा तुझे देख लिया, मतलब महिला आरक्षण के मुद्दे के बिल के मुद्दे पर जो ये विपक्ष, जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दीवार तो रहती है, लेकिन ये जो बिल के बीच में ये रीच आउट की कोशिश है, 10 दिन में 3 बार सरकार की ओर से खुद पहल की गई है। किरण रिजिजू गए हैं राहुल गांधी से के कमरे में, पहले मिले थे, उससे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, और गुरुवार को भी फोन कॉल से बात हुई। तो अब न कर पड़ता, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे मैं अगर इसको कहना चाहूं, ऐसा पहली बार हुआ है 11-12 सालों में कि कोई आए नेता विपक्ष के कमरे में। तो ये तो मैंने देखा, और 50 मिनट, जो 50, मैं आपको जरा बता रहा हूं दर्शकों को, 50 मिनट बात हुई। हम लोग बैठे हुए थे एज यूजुअल, नेता विपक्ष राहुल गांधी कमरे के बाहर बैठे थे, उनके कमरे में मीटिंग चलती रहती है। अचानक से किरण रिजिजू को जब हमने देखा तो पहली बात तो आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आप देखते होंगे दर्शक की दोनों के अंदर कितनी फाइटिंग चलती है। उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर भले वो एक दूसरे से जुजुत्सु की बात कर लें, वहां पर देखा और हमें लगा कि 2, 4, 5 मिनट में आए हैं, मिल के चले जाएंगे। 50 मिनट दोनों नेता एक दूसरे से बात करते रहे। प्रियंका गांधी भी आ गई, चाय पानी भी वहां पर चला।
ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक है। पांडे जी मैं एक बता रहा हूं आपको, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ऐसे दीवार लोगों के मन में है कि ऐसी दीवार है कि एक दूसरे के पास जाते नहीं, बात नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट ने रीच आउट किया है और राहुल गांधी ने उसका जवाब भी दिया था कि मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से बात करके डिलिमिटेशन बिल पर आपको जवाब दूंगा। तो एक ये जो घटना हुई है ये इंडियन डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत सुखद थी और जिसकी आंखों देखी मैं बता रहा हूं। जब प्रणब मुखर्जी थे और सुषमा स्वराज थी तब बहुत मिलते थे, लेकिन इतना लंबी मीटिंग होती नहीं थी। दूसरी बात, रिजिजू एक्चुअली वाकई में राहुल गांधी को पसंद करते हैं, क्योंकि उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों एक्सरसाइज के शौकीन हैं, जुजित्सु के शौकीन हैं, खाने पीने के शौकीन हैं। उनका खाने पीने का जो डिशेज है, नॉनवेज दोनों खाते हैं, नॉनवेज दोनों खाते हैं। कुछ ऐसे डिशेज हैं जो दोनों को बहुत पसंद है, जैसे कि और सबसे, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजिजू को प्रियंका गांधी वाड्रा भी बहुत अच्छी लगती है। वो बार बार ये बात कहते हैं कि वो मुस्कुराती है, इतना अच्छा बात करती है। सरकार की तरफ से ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट इस सेशन में वो डिस्कवर हुए हैं। अगर जितेंद्र सिंह गए थे प्रोटेस्टर से बात करने तो रिजिजू विपक्ष से बात करने गए, तो इसमें पर वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है। लेकिन मैं एक बात, मुझे लगता है आपने पिछले 2019 से 2024 से प्रहलाद जोशी भी तो थे, वो तो नमस्ते उन्होंने राहुल गांधी आए, उन्होंने तो मतलब वो शिक्षा मंत्री अभी बने हैं, लेकिन लेकिन देखिए दोनों राहुल गांधी और रिजिजू का ऑलमोस्ट एज मिलता जुलता है, उनका स्टाइल, तौर तरीका, तो बहुत कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच में। और मुझे लगता है इस तरह की बातचीत में बहुत जरूरी होता है कि एक कॉमन लेवल हो कि एक दूसरे बात करें। और मुझे ये भी बताया गया कि इस मीटिंग में दोनों ने एक दूसरे को न्योता दिया है एक बार फिर से हमारे घर में आने का। अच्छा, अब कौन किसके घर पहले आएगा ये हमें बोला गया कि हम बताएंगे नहीं, लंच है कि डिनर ये भी हम नहीं बताएंगे, और क्या एक्सरसाइज हम डिस्कस किए हम भी नहीं बताएंगे। तो अब हमें उस पर भी नजर, आप क्या बता रहे हैं बताइए। फैक्टर ये कि जो 50 मिनट की मुलाकात का जिक्र आप करते हैं, उससे पहले भी रिजिजू और राहुल इसी सत्र में 7-8 दिन पहले मिल चुके थे, उन दोनों की तस्वीरें भी थी। अरे लेकिन वो मुलाकात जो है ना, राह चलते कॉरिडोर वाली मुलाकात अलग है। ये नेता विपक्ष के कमरे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, एजेंडा के साथ गए हैं, ये मुलाकात अलग है। मोटे तौर पर नहीं, मुझे लगता है रूम में गए, ये बहुत बड़ी बात है जो अरुण कह रहा है। और दूसरी बात, ये सिर्फ उस दिन की मुलाकात नहीं, उसके बाद भी मुलाकात हुई दोनों। अच्छा, एक कहानी मुझे याद आ गई, मैं भूल जाऊंगा, मैं कहानी तो बहुत दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते, हम अपनी आंखों से देखे। कहानी बता रहा हूं आपको। प्रणब मुखर्जी का नाम लिया इन्होंने। प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे और ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट में होने वाली थी। सारे नेता आके बैठ गए। प्रणब मुखर्जी जी के पास चूंकि जीओएम इतनी ज्यादा थी, इतनी बैठकें करते थे कि थोड़ा लेट हो गए। सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी, वो आ चुकी थी। सारे मंत्री, सारे पार्लियामेंट में जितने भी बड़े नेता हैं वो सब पहुंच चुके थे। अब चूंकि पहले से लेट थे, गुस्सा बहुत आता था उनको। पल्लवी जी और प्रणब मुखर्जी दोनों लोग, ये लोग वहां के हैं पश्चिम बंगाल के, ये मैं नहीं कह रहा वहां सबको गुस्सा आता है, बट ये कोई बात नहीं हुई, बट ये कोई निकल गुस्सा, एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तो प्रणब मुखर्जी ऑल पार्टी मीटिंग हेड करने वाले थे और वहां पहुंचे लेट। सुषमा स्वराज जी पहले से पहुंची थी, नेता विपक्ष थी। तभी प्रणब मुखर्जी जैसे ही पहुंचे, अब पहले से ही थोड़ा सा वो थे कि भाई मुझे लेट हो गया, उनका फोन बजा, फोन उठाया उन्होंने, हेलो, उधर से कोई आवाज हुई, ऐसे कह फोन काट दिया उन्होंने। अब पूरा समझ में किसी के नहीं आ रहा क्या है। फिर सुषमा स्वराज मीटिंग के बाद निकली तो हम लोगों ने पूछा, मैडम क्या हुआ था, वो इतना प्रणब मुखर्जी गर्म क्यों हो गए थे, गुस्सा क्यों हो गए? अरे बोली वित्त मंत्री है देश के, उनको एक फोन आया कि सर मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन चाहिए क्या? उन्होंने कहा यू आर ऑफरिंग लोन टू होम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और गुस्सा हो गए। ये वाकई भी होते हैं पार्लियामेंट में। अब जरा एक बात आपसे फिर पूछना चाह रहा हूं मैं, ये जो बांग्लादेश के साथ ये शेख हसीना को लेके जो हमारा संबंध है, कुछ इससे क्या है, मतलब शेख हसीना क्या बांग्लादेश लौटेंगी, और अगर लौट गई तो उनके साथ क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या, जरा दर्शकों को बताइए शालिंदर। देखिए, शेख हसीना को भारत में 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पहले वो 5 अगस्त के दिन जब वहाँ पर हालात बिगड़े थे तो उसके बाद वो भारत आ चुकी हैं। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अब से कुछ दिन पहले की थी। यहाँ पर एक वर्चुअल पीसी थी जहाँ पर भले वो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक ऑडियो के जरिए एड्रेस किया। वो खुद वीडियो भी उन्होंने ऑन नहीं किया, तो सिक्योरिटी रीजन के चलते वो उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन 2-3 अहम बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर तक अपने देश लौटने वाली हूँ। उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, तारीख नहीं बताई, ये बोला दिसंबर तक मैं अपने देश लौटने जा रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि लौटने के बाद मेरे साथ क्या हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि आपका प्लान क्या है, तो उन्होंने कोई जिक्र ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है
कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, घनिष्ठ संबंध हैं। वहाँ पर सरकार किसी की भी हो, भारत हमेशा अच्छे संबंध रखता है उस सरकार के साथ में। अभी वहाँ पर तारिक रहमान की सरकार है तो हम उनके साथ अच्छे संबंध हैं। हमने यहाँ से एक पॉलिटिकल जो एक एम्बेसडर जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पर हाई कमिश्नर बना के दिनेश त्रिवेदी जी को हमने भेजा है। तो जाहिर तौर से इससे रिश्ते अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शेख हसीना के संबंध पुराने रहे हैं हिंदुस्तान के साथ में, और इस पीसी में उन्होंने ये बात जिक्र भी किया कि मेरा बांग्लादेश का बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हिंदुस्तान के साथ में। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखना एक नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। सवाल मेरा ये है कि अगर वो लौटती हैं वो सुरक्षित रहेंगी कि जेल चली जाएंगी? क्यों, उसकी वजह क्या है? बहुत कम बोल रहे हो। हाँ, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, होना क्या है? उन्होंने कहा देखिए, पहली बात ये कि ऐसी चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। एक सवाल जो एक जर्नलिस्ट ने पूछा, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या जब आप लौटती हैं तो क्या मध्यस्थता पहले होगी? कोई देश मध्यस्थ करेगा कि पार्टी बीच में ऐसी होगी जो आपकी और बीएनपी के बीच में एक ऐसा माहौल बनाएगी कि आप सुरक्षित वापस लौट सके? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस होने वाले थे बांग्लादेश में, आप गई थी कवर करने के लिए वहां पे, तो जब तारिक रहमान लौटे थे उसके लिए भी पहले माहौल बनाया गया। तारिक रहमान लौटे, उनका स्वागत हुआ, उन्होंने वहां पे रोड शो किया, उन्होंने पहली एड्रेस रैली की, तो उनका वहां पे बाकायदा एक माहौल बनाया गया कि वापस वहां पे लौट के आए। तो ऐसे में शेख हसीना बस यहां से टेक ऑफ करके बांग्लादेश पहुंच जाए, ऐसा होगा नहीं। बिना प्लानिंग के, बिना ग्राउंड तैयार किए, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बांग्लादेश में अभी जो अवामी लीग है उस पर पाबंदी है, जब तक वो नहीं हटेगा उनका वहां वापस लौटना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स इसमें फैक्टर किए जाएंगे कि भारत भी नहीं चाहेगा कि पड़ोसी मुल्क में हालात फिर से एक बार बिगड़े। तो ऐसे में जब तक वहां पर माहौल सही नहीं होगा, और वो कितनी जल्दी हो पाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि तारिक रहमान का आखिर, क्योंकि एक्सेलरेशन वाला मामला अभी भी चल रहा है, वो चाहते हैं भारत एक्सेलरेट करे, लेकिन भारत के कुछ अलग इसमें एक तो आपको पता है, आपने मेरी मदद भी की थी, मुझे 2 बार एयरपोर्ट पे रोक भी दिया गया था, क्योंकि उनके दिमाग में ये धारणा है कि जो भी पत्रकार इंडिया से आ रहे हैं क्या वो शेख हसीना के समर्थक है। वैसे मैं वीजा नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पर क्या सरकार नहीं बोल सकती थी क्या उस क्लब को कि मत करो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? या हम लोग दोनों तरफ खेलना चाहते हैं? ये एक सोचा समझा डिसीजन है, क्योंकि ऑफिशियली इस मुद्दे को उठाया गया था भारत के साथ में, जब दिनेश त्रिवेदी मिलने के लिए गए थे एडवाइजरी से, तो उन्होंने कहा कि ये गलत तरीका है। उसके बाद जब पीसी हुई, इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से फिर एक स्टेटमेंट आता है जहां पे वो कहते हैं कि इससे भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने रोका नहीं, भले ही वो भारत में रह रही है। उनको इंटरव्यू देने से, हमको उन्होंने 2-3 बार इंटरव्यू दिया है नेटवर्क 18 को, लेकिन उनको इंटरव्यू देने से या उनकी अपीयरेंस को लेकर भारत ने कभी रोक टोक नहीं की है, क्योंकि भारत के अवामी लीग से पुराने संबंध शुरू से ही रहे हैं। और अहम बात यह है कि अवामी लीग के रहते हुए जो वहां पर सत्ता में थी, तो भारत के और बांग्लादेश के सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट समझ लीजिए, जो जिसपे वो इस फील्ड में जो कॉपरेशन था, सिक्योरिटी कॉपरेशन जो था, वो काफी मजबूत था। तो वहां पर हालात किस तरह से बदलते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन ये भी अहम बात है कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने को न्योता भी दिया है, जो आने वाला समिट है उसके लिए उनको न्योता भी भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर भारत एक बैलेंसिंग एक्ट जरूर कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि रिश्ते खराब हो, लेकिन ये भी है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भारत अपनी तरफ से नहीं दबाएगा। अगर वो तो इसलिए भी नहीं दबाएंगे हम, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं भाई। दलाई लामा हमारे यहाँ हैं, वो भी बोलते हैं, हम उनको भी नहीं रोकते। हम कैसे शेख हसीना को रोक सकते हैं? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम दूसरे के अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे, अपने अधिकार की रक्षा क्यों कर पाएंगे? फिर एक और मेरा सवाल है, चूंकि विदेश मंत्रालय का एक बार क्या हुआ था, आपने सबने देखा होगा, परवेज मुशर्रफ जब थे वहां पर पाकिस्तान में, तो नवाज शरीफ का विमान जो है वो हवा में ही, और जैसे ही नीचे उतरे फिर वो बहुत बवाल होता है, ऐसे हवा में रह जाते हैं और फिर दिक्कत होती है। तो पता नहीं वो कब लौटेंगी वापस, वो तो शालिंदर बताएंगे हमको। लेकिन राहुल गांधी जरूर लैंड कर जाएंगे इलाहाबाद में, ऐसा लग रहा है। प्रयागराज, अब तो योगी जी ने प्रयागराज नाम कर दिया, इलाहाबाद वो अपने ट्वीट में कर रहे हैं। इलाहाबाद क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैन जी ने जो एक उम्मीद दिखाई है ना पूरे देश को। अब हर चीज देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी टोपी ही बदल दी, जैन जी वाली टोपी कर दी। राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर जैन जी से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला है कि आगे चल के भी जैन जी और जैन अल्फा, इन दोनों से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनसे बात करें। तो अब आने वाला जो जमाना है, हमें लगता है कि हम लोग मिलेनियल्स थे ना, हम लोग वही थे ना। अब जैन जी और जैन अल्फा जो हमारे घरों में है,
वही रूल करेंगे, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में सोशल मीडिया ही रूल करेगा। एक इलाहाबाद की, हाँ, साफ कर देना चाहिए, जेंजी सिर्फ उम्र वाली बात नहीं है, वो मेंटालिटी। हम लोग भी जेंजी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो जेंजी, ये भी जेन अल्फा है, ये भी जेंजी है, हम लोग सब हैं जेंजी। उम्र से मत उसको जोड़िए। प्रयागराज क्यों इम्पोर्टेंट है? अब देखिए ये जेंजी नहीं है, नहीं, ये मिलेनियल ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यस को कहा जाता था। आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं वो इलाहाबाद में ही है। मौजूदा सांसद उज्जवल रमन सिंह वहां पर है। 1987 में, अरुण और पल्लवी जी आपको भी याद होगा अपनी पढ़ाई लिखाई में, 1987 में वीपी सिंह वहां से सांसद बने थे। इंदिरा गांधी से बवाल उस वक्त कुछ हुआ वीपी सिंह ने हराया था सुनील शास्त्री को और कांशीराम को हराया था, और 2 साल बाद वीपी सिंह क्या हुआ, तो एक प्रयागराज सत्ता पक्ष में, इलाहाबाद विपक्ष की नजर में। नहीं, प्रयागराज ही कहना पड़ेगा, अब इलाहाबाद तो जब वहां पर वो जाएंगे, एक बहुत बड़ा एक विपक्ष के लिए प्रयोग है। प्रयोग तो है, लेकिन उसमें देखिए क्या हुआ, लगातार 2 बार से ऐसा हो रहा है। देहरादून में अनुमति दे दी कि राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा, उसके बाद कैंसिल कर दी, फिर वहीं दे दी। अब जो है इलाहाबाद में भी दी। प्रयागराज में इसलिए क्योंकि प्रयागराज से राहुल की पुश्ते जो नहीं, वो परमिशन जो नहीं दिया गया उसकी बात कर रहे हैं। हम परमिशन की बात मिल कर रहे हैं। गया। ये गुफअप बार बार कैसे हो रहा है भाई राहुल गांधी, बल्कि उनको और ज्यादा इससे प्रचार मिलता है, बल्कि ये माइलेज उनको मिलता फायदा है। मिलता जो है। तेवर इनके आप देखिएगा, जो तेवर इनके आप प्रयागराज में होंगे, वो तेवर इनके बहुत ज्यादा बदले हुए होंगे बजाय आपका इससे पहले। नहीं तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के जो 4 फादर्स हैं उनका घर वहां रहा है, आनंद भवन, तो वहां से तो उनकी जड़ें जुड़ी ही हैं, तो वहां जाएंगे। अच्छा, वहां जाने का मकसद ये है कि वही संवाद करें छात्रों से। देखो, एक ना अपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि छात्रों ने ही जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर, चाहे वो झारखंड में हो, वही देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं, सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। तो वहां से एक जो कोटा से उन्होंने शुरू किया है, कोटा, देहरादून और इलाहाबाद या प्रयागराज जाकर के, वो वहां से एक ऐसा मोमेंटम जो मिला है उनको, जो जेंजी प्रोटेस्ट से मिला, उसको और ज्यादा आगे लेके जाएं, बरकरार रखें, और उस पर अपनी एक तरह से वो जिसको कहते हैं ना दावेदारी भी पेश करें कि हमारी वजह से, क्योंकि हमने भी शुरुआत की थी कोटा से, तब तो यहाँ पर प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुए थे। इसलिए कांग्रेस का इनिशिएटिव है, ये भी कोशिश करेंगे राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे उठाएंगे। हमारे साथ आज शालिंद्र वांगू थे, पल्लवी घोष जी थी, और अमित पांडे जी। बोलो जाते जाते हमारा इंस्टाग्राम पे तो राहुल गांधी आ गए। है। हाँ, आप बताइए तो क्या मैं कहना आपको है? एक इच्छा सुनाऊंगी कि आज जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, एनसीपीआई के जितने भी सांसद हैं, तो वो लोग रूम में जब गए तो सबसे पहले हैरान थे कि हर के चेयर पे ऊपर एक लिफाफा रखा हुआ था। जब उन्होंने लिफाफा खोला, उसमें मैंने खुद वो कागज देखा है, वो हम ऑब्वियसली दिखा नहीं सकते। जो सांसद है सबका इंस्टाग्राम में कितना तुमने पोस्ट किया, क्या तुमको रिएक्शन मिला, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तुम लोगों ने ट्विटर पे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें इतना ट्रैक किया जाता है। तो पीएम ने बोला लोगों कि इस बार तुम लोगों का ये है इंप्रेशन, इतना रिएक्शन है, इतना कम किया, अगले बार तुम बढ़ाओ। कुछ ऐसे वहां पे सांसद है जिनको 0, सबसे 0। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुदीप बंदोपाध्याय, उनको सबसे अच्छे नंबर मिले हैं इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कैसे। और ज्यादा कुछ और एक चाय में भी चर्चा हुई। कौन से चाय? माचा चाय। पता है जापान से आया वो आइसक्रीम भी एक्सक्यूज मी, उसी बंगाल को जिसको आप बदनाम करते हो, अरे माचा सबसे ज्यादा वहां मिलता है। तो आज जब पीएम सबको चाय पिला रहे थे, वहां पे शताब्दी रॉय ने बोला कि सर आप माचा चाय पिए। वो बोला माचा क्या हुआ, वो पूरा समझाई माचा क्या हुआ। आइसक्रीम भी मिल रही, माचा कैसे? आप जल्दी जल्दी बताइए क्या कह रहे थे। पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कम से कम 2 से 3 बैठक में स्पेसिफिक इंस्टा पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इमेज बढ़ाएं, पीएम ने ये संदेश। तो चलो भाई, इंस्टा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री इंस्टा पर आकर जेंजी से बात कर रहे हैं, उसके बाद मोहन भागवत जी भी आ गए जेंजी से बात करने, राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं इंस्टा पर। ऐसा लगता है कि अब अगली लड़ाई जो है ना, जो महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, अब पॉलिटिकल लड़ाई इंस्टा पर होने वाली। दूसरी चीज थी लास्ट, जो नूरी है ना, जो पेट डॉग है सोनिया गांधी का, उनके ऊपर माइक भी लगाया गया था इस बार इंस्टा पोस्ट में। बट इंस्टा के लिए सब कुछ हो रहा है ना, सब इंस्टा के लिए। हम लोग भी इंस्टा में हैं। हाँ, तो आप जरूर देखिएगा। हाँ, आप हमारा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। न्यूज़ 18 इंडिया का जो खास कार्यक्रम है पंचायत विद रिपोर्टर्स, इसके इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार करिए, कुछ तो लेके आएंगे।